नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट यहां पर कर रहे हैं। दोस्तों, आज यहां पर पार्ट नंबर 4 है। पिछले 3 वीडियो में, जिसमें से 2 वीडियो में प्रत्येक में 50 क्वेश्चन था, तीसरे वीडियो में 30 क्वेश्चन था और आज ये आपका चौथा वीडियो है। इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आज ये जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड होने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा आपके जीके में क्वेश्चन आएंगे और डायरेक्ट लिखना होगा। काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे यदि आप इसको तैयारी अच्छे से करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से इसको डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 2 में। भाग 2 आपका किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। जितने भी भाग आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उन सभी भागों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे भाग 1 में क्या है, इसके साथ ही भाग 1 कितने से कितने अनुच्छेद तक है ये भी आपको देखना होगा, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद या यहाँ पर सांसद होगा, किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यानी कितने दिन तक कोई सांसद मीन्स यहाँ पर आपका लोकसभा का कोई सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का कोई सदस्य हो सकता है। तो कितने दिन तक यहाँ पर बाहर वो रहेगा जिससे उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 60 दिन तक, ठीक है, अनुपस्थित रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा PN भागवती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, जिनको SC कहा जाता है, से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341, 341। ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित कौन सा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर धन विधेयक आपको बताना है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान दिया गया है। रीड भी कर लीजिएगा, हालांकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आप पूरा यहाँ पर थोड़ा बहुत डीप भी रीड कर लेते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा और तैयारी आपकी और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया या कब किया गया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। तो यहाँ पर 86th अमेंडमेंट यहाँ पर आपका किया गया है और 2002 में ये हुआ था और शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का में यहाँ पर कर दिया गया है। 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए यहाँ पर शिक्षा की जो है व्यवस्था, मौलिक अधिकार यहाँ पर बनाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, उसको 86वां संविधान संशोधन में जो है ये कर दिया गया है। इससे पहले आपका किस में था? तो इससे पहले आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में इसको रखा गया था। अब वहाँ पे क्या कर दिया गया है? वहाँ पर कर दिया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाना राज्य का कर्तव्य बनाया गया है। तो ठीक है, आपको उसका अनुच्छेद बताना है। यहाँ पर बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपका नीति निर्देशक तत्व है उसके किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य तथा माता पिता का कर्तव्य होगा। ये आपको बताना है यहाँ पर किस अनुच्छेद में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र देशी रियासतों की एकीकृत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र देशी रियासतें, देखिए जब भारत आपका आज़ाद हो गया उस समय देशी रियासतें अलग अलग सब थीं, कहीं राजा महाराजा थे, कहीं कुछ था, सब रियासतें यानी कि स्टेट जो थे आपके अलग अलग थे, ठीक है। उनका एकीकरण जो करने का श्रेय दिया जाता है, यानी उनको आपसी एकता में बांधा, समझा कर या जो कुछ भी यहाँ पर उन्होंने किया वो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर किया है। तो उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको एकीकृत करने का श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है। और इन्हें भारत के बिस्मार्क की संज्ञा भी दी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का प्रावधान किया गया या अधिकार दिया गया? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी हम लोग इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसमें भाग कौन लेता है? तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपके सदस्य जो भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के
यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राज्य विधानसभा कहने का मतलब है जिस राज्य में विधानसभा होगी, कहने का मतलब है केवल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्योंकि दिल्ली में और पुद्दुचेरी में यहाँ पर विधानसभा है, ये केंद्र शासित होते हुए भी इनके पास क्या है, विधानसभा है, ठीक है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके पास विधानसभा है। केंद्र शासित जो राज्य होते हैं उनके पास विधानसभा नहीं होती है। लेकिन यदि विधानसभा होगी इनके पास, यदि होती है, जैसे दिल्ली और पुद्दुचेरी के पास यहाँ पर विधानसभा है, तो इनको भी वोटिंग का अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में दिया गया है, इनके जो विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही पूछा गया है कि कब ये किया गया, क्योंकि राज्य जितने भी हैं आपके जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यूटी नहीं है, केवल राज्य के विधानमंडल के सदस्य यानी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुद्दुचेरी के विधानसभा के यानी सदस्यों को भी इसमें कब दिया गया, वो आपको पूछा गया। तो 70वां संशोधन लाया गया 1992 में। संशोधन क्यों लाया गया, क्योंकि केवल राज्य के विधानसभा को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था राष्ट्रपति के, यूटी को नहीं था। तो ये यूटी थे, इसलिए इनको संशोधन करना पड़ा, क्योंकि इनके पास विधानसभा थी, इसलिए। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक है। विधान परिषद चाहे जिस भी स्टेट का हो या यूटी का, यूटी में तो मुश्किल है आपका विधान परिषद देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को। ये 1956 में आपका क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद क्या है कि राज्यों की क्या यहाँ पर कर दी गई थी, श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 7वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1956 में ही। उसके बाद राज्यों की श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ जो थी क ख ग घ में, उनको समाप्त कर क्या यहाँ पर किया गया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसके बाद से पहला जो राज्य आपका अलग हुआ, यानी पहला जो राज्य बना वो 1 मई 1960 को आपका बना था, मुंबई से अलग होकर, यानी कि महाराष्ट्र जो पहले था उससे अलग होकर गुजरात आपका राज्य बना था यहाँ पर। तो पहले ये बना था। उसके बाद दूसरे की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को यहाँ पर असम से नागालैंड अलग हो गया, यानी कि नागालैंड आपका यहाँ पर ये 15वां हो गया, 16वां आपका नागालैंड हो गया यहाँ पर। और 17वां जो राज्य आपका था वो आपका हरियाणा बना था, किससे, पंजाब से अलग होकर। हरियाणा किससे अलग हुआ था, पंजाब से। पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को, 1966 भी बोलते हैं इसको, पंजाब यहाँ पर पंजाब से अलग होकर हरियाणा यहाँ पर राज्य बना था। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 के तहत। तो दोस्तों यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद आपके हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अनुच्छेद 9 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है, यदि बाहर की नागरिकता आप ग्रहण करते हैं तो भारत की स्वतः नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये सब अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो नवनिर्वाचित लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है, यानी जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है वही समानतः प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ये जब तक स्पीकर नहीं चुना जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर आपका वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो हर एक स्टेट में, क्योंकि विधान परिषद आपकी कहाँ होगी, स्टेट में होगी, और विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। तो हर स्टेट में अलग अलग आपकी क्या होती है, विधान परिषद की संख्या होती है। तो इसलिए एक निर्धारित नहीं किया गया है कि 10 होगा कि 15 होगा, बस आपका कर दिया गया है 1/6, यानी 1/6 किसका, कुल वहाँ पर जो यहाँ पर विधान परिषद में जो मनोनीत यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका 1/6 यहाँ पर जो है मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल द्वारा ये नियुक्त होते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम ये 1 ही यहाँ पर रहते हैं, एक ही सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है यहाँ पर दोनों जगह से। किसको, एक जो आपका देखिए राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करते हैं, तो इसको राष्ट्रपति जो करते हैं उनको भी, और जो यहाँ पर राज्यपाल करता है, इन मनोनयन को अब क्या कर दिया गया है, अब इस समय वर्तमान में इसको लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
आप अनुच्छेद इसका ध्यान जरूर रखिए, आपको याद हो तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा, आंसर दीजिएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी? तो ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को एक दो बार जरूर पढ़िए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और फिर आंसर आप यहाँ पर लिखिए या कीजिए। सुधार आयोग 1967 में अध्यक्ष कौन था जिसमें पहली बार क्या लाया गया था? लोकपाल लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी। यानी लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की जो संस्तुति, प्रशासनिक सुधार आयोग जो बनाया गया था इसके लिए, उसके प्रथम बार जो बना था ये इसके लिए, वो अध्यक्ष कौन था? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। नाम ध्यान रखिएगा बस, आप इस ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष भारत से बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 8 के तहत यदि कोई भारत के बाहर रह रहा है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो अनुच्छेद 8 के तहत उसको नागरिकता दी जाएगी। अब उसको कितने दिन यहाँ पर रहना होगा ये अलग मैटर करता है, इसको आपको अलग से रीड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको बताना है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आप कमेंट करिए कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव किसका किसका करवाता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? तो सभी को पता है 9 जनवरी को क्या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर किसने ये सिफारिश की थी ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया? तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रगान किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया ये भी आप देख लीजिएगा, और राष्ट्रगीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार, प्रथम बार, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, किसने लिखा है, राष्ट्रगीत को किसने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती है? तो आपने देखा होगा कि पंचायतें कितने स्तर की होती हैं। पंचायतें जो होती हैं 73वें संविधान संशोधन में देखा होगा कि 3 स्तर पंचायतों का कर दिया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, मध्यवर्ती स्तर पर आपका पंचायत, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत होता है जिसको यहाँ पर मध्यवर्ती पंचायत कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो 3 तरह के आपके यहाँ पर पंचायत गठन होता है। लेकिन उसमें कहा गया था कि मध्यवर्ती स्तर पर 20 लाख से कम जनसंख्या होगी तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठन नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख। यदि इससे नीचे जनसंख्या होगी तो गठन नहीं होगा, वही पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। 20 लाख प्लस जिस एरिया की यानी जिस पंचायत की जनसंख्या होगी वहीं पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 रियासतें कौन सी थी जिन्हें विलय करने से मना कर दिया? यानी वो 3 रियासतें कौन थी जिन्होंने विलय करने से मना कर दिया, ठीक है। रियासतें जो थी, विलय करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन 3 फिर भी नहीं करा पाए थे। तो वो 3 कौन कौन सी थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, एक जम्मू कश्मीर था, एक जूनागढ़ था और एक हैदराबाद था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है। और यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर और भी आता है कि जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा यहाँ पर हैदराबाद और जूनागढ़, इनको कैसे विलय किया गया? तो देखिए, जो जूनागढ़ था उसको यहाँ पर जनमत संग्रह करके वोटिंग यानी करा ली गई। तो जो यहाँ की जनता थी वो वोट यहाँ पर दे दिया जनमत भारत में विलय होने के लिए, ठीक है। तो इसको विलय कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका हैदराबाद था उसको सैन्य यहाँ पर कार्रवाई किया गया, सैन्य यानी यहाँ पर सेना भेजी गई और फिर इसको भारत में विलय कर लिया गया। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हमला किया था, तो इसके जो राजा यहाँ पर थे उन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, यानी कि साइन द्वारा ये विलय हुआ। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15%, जो केंद्रीय मंत्रियों की संख्या होती है वो लोकसभा के 15% के होने चाहिए। तो ये कम सा संशोधन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन ये हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? सही आंसर आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान अनुच्छेद 14, समता का अधिकार जो आपका है इसी में आपको मिलता है, विधि के समक्ष समता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किनके हितों की संरक्षण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? ये आपको बताना है, तो सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित इसमें लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक संस्था कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग कहा जाता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको आपने पढ़ा भी होगा। तो महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना का वर्णन किया गया है? तो इस अनुच्छेद 2। तो नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना करता कौन है, ये इसका वर्णन तो किया गया है इसमें अनुच्छेद 2 में। ठीक है, लेकिन ये करता कौन है? भाग 1 में ही आप देखेंगे, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 जो आपका है इसी में आपका है। तो ये करता है संसद, यानी संसद करती है इसको। नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना का अधिकार किसको? संसद को दिया गया है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित किस प्रावधान का समर्थन करता है? तो अनुच्छेद 22 में क्या दिया गया है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में आपका शांतिपूर्व विदेश नीति की बात कही गई है। ये आपका डीपीएसपी में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसको भी, यानी कि भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद की बात कही गई है, तो अनुच्छेद आपका 32 अनुच्छेद, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुक्स पथ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।